नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज जी बिजनेस पर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का विश्लेषण, उसके सारे ऐलान और आपके काम की बात, सबसे बड़ी कवरेज उस पर देखिए। अब से 3 घंटे बाद सुबह 9:45 बजे से सिर्फ आपको जी बिजनेस के साथ रहना और सबसे बड़ी कवरेज आपको यहीं देखने को मिलेगी, बड़े विशेषज्ञों के पैनल के साथ। लेकिन आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि आज विदेशी बाजारों से, शुक्रवार है तो हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। फटाफट स्क्रीन पर नजर डाल लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी सुस्त सपाट ट्रेड देखने को मिल रहा है। कुछ मिनटों पहले 17-18 अंकों की स्ट्रेंथ थी, वो गायब हो गई है, अब ये गिरावट में तब्दील हो गई है। एशियन मार्केट्स में हम निके की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने देखा है बड़ा सुस्त दायरे का कारोबार ही देखने को मिल रहा है। फ्लैट महज 3-4 अंकों की ही स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें तो यहाँ पर भी कोई बड़ा एक्शन होता हुआ नहीं दिखा है। 26 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है। नैस्डैक की बात करें 7-8 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। कच्चा तेल ऑफ कोर्स यहाँ पे मूवमेंट इंटरेस्टिंग देखने को मिला। उठापटक तो है, लेकिन कल के सत्र में हमने इसे $98 के नीचे ब्रेंट को उतरते देखा। WTI क्रूड भी गया, वापस जरूर आ गया है, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वो दबाए ही रखा हुआ है। तो इन सब के बीच हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत बनते हुए दिख रहे हैं इक्विटी और कमोडिटी स्पेस से, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, आपको याद दिला दूं, कल आपने कहा था $100 के नीचे लेकर आइए, वो लेकर आए हैं। ओके, जोक से पार्ट, कैसे संकेत रहे हैं अमेरिकन मार्केट से या बाकी ग्लोबल मार्केट से, कहाँ नजर रहेगी? थोड़ा मूड सुधरा है, डेफिनेटली देखना पड़ेगा। जो इस हफ्ते हमने सुस्ती का ट्रेंड देखा है, कल शाम थोड़ा ये सुधरते हुए देखा। आज सुबह भी उतनी खराब स्क्रीन नहीं दिख रही जितना आपको याद है पिछले 3 दिनों से हम बात कर रहे थे। तो एटलीस्ट थोड़ा बाजार का मूड अच्छा होते हुए दिखा है। अब यहां से और कैसी चाल लेंगे ये देखना जरूरी है। आई थिंक हमारा एसजीएक्स थोड़ा दबाव में इसलिए भी है क्योंकि हमारी खुद की पॉलिसी आने वाली है, तो उसका हल्का फुल्का इंपैक्ट आप देख रहे हैं। हांगकांग अभी थोड़ा सुस्त खुला है, बट देखते हैं रेस्ट ऑफ द सेशन में कैसे ये पैन आउट करता है। कल शाम 2 दिन की गिरावट के बाद अमेरिकी बाजारों में डेफिनेट एक रिबाउंड आपने आते हुए देखा। हल्की फुल्की बढ़त थी, 90 अंकों की बढ़त के साथ डाउ बंद हुआ, बट 2 दिन की गिरावट के ट्रेंड पर लगा ब्रेक। मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप दिन की रेंज देखें तो निचले स्तरों से 400 अंक सुधरकर डाउ बंद होते हुए देखा है, तो ये एक अच्छी बात है। आईटी में भी हमने फर्स्ट हाफ में दबाव बनते हुए देखा, सेकेंड हाफ में रिकवरी आते हुए दिखी, और नैस्डैक भी एकदम सपाट हल्की पॉजिटिविटी के साथ ही क्लोज होते हुए आपको दिखा। सभी दिग्गज आईटी शेयर्स में आपने खरीदारी देखी, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी रही। इसके साथ ही एचपी, अब हम इस कंपनी को भूल गए हैं बट हमारे सारे प्रिंटर्स एचपी ही बनाता है। एचपी के शेयर में कल आपने 15% का बड़ा उछाल देखा, क्योंकि वॉरेन बुफे साहब की बर्कशायर हैथवे ने इस कंपनी में लगभग 11.5% हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये खबर आने के बाद हमने देखा कि इस स्टॉक में एक बड़ा उछाल आते हुए देखा। ट्विटर कल 5% गिरा है, ऑलरेडी इतनी बड़ी तेजी बन गई थी, उसके बाद थोड़ा फिसलते हुए दिखा है, तो वहां पर आपको रखनी है नजर। बॉन्ड यील्ड 2.6% के पार फिर से है, नई 3 साल की ऊंचाई पर है, यानी कि फ्रेश 3 ईयर हाई बॉन्ड यील्ड ने कल बनाया है। उस पर भी आप रखिए नजर, क्योंकि डेफिनेटली इन्फ्लेशन की चिंता तो बाजार में बनी हुई है। हालांकि कल एक रिलीफ मूव आती हुई आपने दिखी है, और बढ़ती बॉन्ड यील्ड के बावजूद हमने बैंक स्टॉक्स में कोई ज्यादा बड़ा एक्शन कल नहीं बनते हुए देखा। यूरोप की बात करें तो लगभग 0.5% फिसल कर यूरोप के बाजार बंद हुए हैं। अब आते हैं कच्चे तेल पर। जैसा आप कह रही थी नेहा, बहुत ही बड़ा एक्शन बनते हुए दिखा। लगातार 3 दिनों से कच्चे तेल में आप गिरावट देख रही हैं। 3 हफ्ते के निचले स्तर पर ब्रेंट को जाते हुए देखा, $98 का स्तर छुआ, अच्छी बात है। अब वापस करीब 100-101 के करीब आ गया है, बट डेफिनेटली एक बार जो 3 हफ्ते बाद 100 का स्तर तोड़ना था वो कल हमने होते हुए देखा, तो ये एक अच्छी बात है, और अभी भी उसी लेवल के आसपास आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जैसे आप बता रही थी, नए सैंक्शंस तो लग रहे हैं रशिया पर अभी भी सहमति नहीं बनी है कि कैसे इन सैंक्शंस को इम्प्लीमेंट करा जाएगा। यूरोप पूरी एनर्जी डिपेंडेंस रशिया पर है। यूएस ने उनके ऑयल एंड गैस पर रोक लगा दी है, बट 22 अप्रैल तक वहां पर भी वो कर रहे हैं इंपोर्ट, और इनफैक्ट वो बढ़ते हुए ही आपको दिख रहे हैं। तो ये कहने के लिए है कि रोक लगाई जा रही है, बट लगी नहीं है। एनर्जी इंपोर्ट्स पर तो यूरोप ने अभी भी रोक नहीं लगाई है, हालांकि कोल के इंपोर्ट्स पर उन्होंने रोक लगा दी है। तो ये डेवलपमेंट्स हैं, कितने अहम है फाइनली वो देखना पड़ेगा, बट फिलहाल सप्लाई में कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। इसके लिए वजह से भी तेल इतना ऊपर नहीं जा रहा है, डिस्पाइट फ्रेश रेस्ट्रिक्शंस जो लगती हुई आपको दिखी हैं। सोना हमने देखा हल्की सी बढ़त कल आती हुई दिखी है, कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं था। मेटल्स में हम बड़ा एक्शन अब फिर से बनते हुए देख रहे हैं। निकल 3% ऊपर था। कॉपर में रखिए नज़र, जैसा आप भी सुबह बता रही थी कि इन्वेंट्रीज काफ़ी गिर रही हैं मेटल्स की, तो वहाँ से अब आप देखते हैं कि प्राइसिंग वापस ऊपर जाती हुई दिख सकती है। एलएमई पर काफ़ी
तेजी से इन्वेंट्री गिरी है। इसके साथ ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की जैसे मैंने बात करी, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग रही हैं, यूएन ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल से निकाला है। अब इवेंचुअली इसका कितना इंपैक्ट आता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ युद्ध भी चल रहा है मॉरियोपोल और ईस्टर्न यूक्रेन में, और साथ ही बातचीत भी दोनों देशों के बीच में चल रही है और रेस्ट्रिक्शंस भी आ रही हैं। तो ओवरऑल मार्केट उसको थोड़ा अभी इग्नोर कर रहा है, बट हाँ कमोडिटीज में थोड़ा एक्शन है और 3 दिन बाद थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स का मूड सुधरा है, पर देखते हैं उसका इंपैक्ट रेस्ट ऑफ द डे कैसा रहेगा। बिल्कुल, शुक्रिया दीपांशु वो पूरी डिटेल्स देने के लिए ग्लोबल मार्केट के फ्रंट पर। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा प्रदर्शन रहा। तो लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन रहा है जहां हमने कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली देखी, और ये आंकड़ा थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। 5,000 करोड़ के आसपास की हमने बिकवाली आते हुए देखी है। उसके सामने हमने डीआईआईज की तरफ से, घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 1775 करोड़ की खरीद बनते हुए देखी है। एफएनओ स्पेस में भी वो फिगर प्लस में ही आ रहा है, 1961 करोड़ के आसपास की खरीद एफआईआईज की तरफ से बनती दिखी है। तो जैसे कि दीपांशु भी बता रहे थे कि उतने खराब ग्लोबल संकेत नहीं है, कमोडिटी मार्केट के क्यूज पर रखनी है नजर। इन सब बकेट ऑफ क्यूज के बीच में हमारा मार्केट आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर भी नजर रखेंगे। तो बाजार के लिए आज जो शुक्रवार है वहां पर कैसी रणनीति अपनाकर चलनी है, कैसे ट्रेड करना है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर आज मेरे पास आपके लिए 2 सवाल हैं, क्योंकि दिन ही ऐसा है, क्रेडिट पॉलिसी जिसके चलते ऑफ कोर्स पूरे मार्केट की नजर रहेगी। जी बिजनेस एक बड़ी कवरेज भी कर रहा है सुबह 9:45 बजे से। किस तरह के ट्रेड करने की सर आपकी सलाह होगी? देखिए, क्रेडिट पॉलिसी में इस बार भी आम धारणा ये कि ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो डर है वो इस बात को लेकर है कि क्या आरबीआई का जो रुख है अकोमोडेटिव यानी कि लचीला रुख है, क्या उसमें आरबीआई कोई बदलाव करेगा। यानी कि अभी तक आरबीआई ये कह रहा है कि भाई हम बहुत जल्दी ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में है नहीं, राइट। क्या आरबीआई थोड़ा सावधान करेगा? जिस तरह से दुनिया भर में महंगाई है, जिस तरह से कमोडिटीज के दाम बढ़े हैं, कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ भी महंगाई, दोनों ही तरह की महंगाई है, तो उस महंगाई को देखते हुए क्या आरबीआई को ये लगता है कि अब ब्याज दरें बढ़ाने का वक्त आ रहा है? अगर इस बार ब्याज दरें ना भी बढ़े जैसे कि आम रहा है, तो क्या आरबीआई ये संकेत देने की कोशिश करेगा कि हम जल्दी या अगली पॉलिसी में इसके बारे में सोच सकते हैं? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पिछली बार भी पॉलिसी के पहले यही लगा था कि आरबीआई ये कहेगा, लेकिन ऐसा आरबीआई ने कुछ कहा नहीं, तो बाजार खुश हो गए। इस बार भी डर यही कि आरबीआई संकेत देगा कि मामला ठीक नहीं है, ब्याज दरें बढ़ाने का वक्त आ रहा है। लेकिन अगर फिर से गवर्नर साहब ये सोचे कि कह दें कि भाई जब तक युद्ध है तब तक कच्चा तेल ऊपर है, ये भी खत्म होगा, कच्चा तेल भी वापस से 70, 75, 80 डॉलर के आसपास आ जाएगा, तो कोई खास चिंता की बात नहीं। खाने पीने की चीजों की महंगाई भी अगर कम होने का उनका अंदाजा है, अगर उस तरह का वो रुख लेकर चलते हैं तो फिर ज्यादा चिंता की बात नहीं। तो अल्टीमेटली 10 बजे जब गवर्नर साहब अपनी पॉलिसी रखेंगे तो उस पॉलिसी में क्या एक्शन होता है वो बाजार के लिए एक डायरेक्शन देने का काम करेगा। और स्पेशली बैंकिंग शेयर में अगर आप देखें तो अभी भी अच्छी मजबूती है। ठीक है, पिछले 3 दिनों में हमारे बाजार कमजोर जरूर हुए हैं, लेकिन बैंकिंग शेयर अभी भी 37,500 के ऊपर बैंक निफ्टी है, तो मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। तो मुझे ऐसा लगता है हमने यहाँ कि आज के बाजार को 2 तरीके से देखना चाहिए, प्री पॉलिसी, पोस्ट पॉलिसी। पोस्ट पॉलिसी क्या होगा ये तो गवर्नर साहब को सुनने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन प्री पॉलिसी बाजार मिला जुला सा कारोबार दिखा सकते हैं। इस लिहाज से 2 टुकड़ों में आज के सेशन को बांट करके। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। सर फिर उस लिहाज से बता दीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में वो रेंज क्या होंगी, किन लेवल्स पे हमारे दर्शकों को नजर रखनी चाहिए? देखिए, वैसे प्री पॉलिसी अगर आप मुझे पूछेंगी तो निफ्टी आपका 17,550 से 17,625 की रेंज को सपोर्ट लेकर चलेगा। लेकिन चूंकि हम पूरे दिन की बात करें तो इसके नीचे अगर पॉलिसी में कुछ मूड माहौल खराब हो तो फिर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल कर आता है वो आता है 17,425 से 17,500 का। इस पर आपको नजर रखनी चाहिए। ठीक है, अब आइए ऊपर की तरफ। पॉलिसी से पहले अगर थोड़ी मजबूती बनती तो 17,700 17,775 तक की बन सकती है और वही रेंज होनी चाहिए। लेकिन पॉलिसी के बाद अगर कुछ मूड माहौल सुधर जाए तो फिर आप थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं। 17,900 17,950 फाइनल टारगेट बनता है निफ्टी का रिकवरी में, वहां तक की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं 17,700 17,775 ही देख रहा हूँ। अब आइए बैंक निफ्टी में एक और ब्रेक वाला मामला है। ये जो लेवल मैं आपको दे रहा हूँ पॉलिसी के पहले तक के सपोर्ट लेवल है 37,150 37,350। ये पॉलिसी से पहले बैंक निफ्टी पर बड़े सपोर्ट का काम करेगा और 37,925 से 38,075 ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी स्तर पर हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है।
बैंक निफ्टी में मैंने पॉलिसी के बाद के लेवल अभी नहीं दिए, पॉलिसी के बाद की बड़ी रेंज जो है वो मैं 8 बजे आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल पॉलिसी से पहले की ये रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। वो हैंड होल्डिंग दर्शकों के लिए करने के लिए आज दिन भी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लियरली सर ने बताया है कि आप प्री पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी मार्केट को ध्यान में रख के कारोबार करें। 2 टुकड़ों में ही आज के ट्रेडिंग सेशन को बांट ले। जो निफ्टी पर रेंजेस है मैं बता देती हूँ सर के अनुसार 17,425 500 सपोर्ट रेंज का काम करेगी, 17,700 775 आप कह सकते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड अपर रेंज दिख रही है। अगर कुछ अच्छा निकल के आता है, मार्केट को कुछ पसंद आ जाता है तो 17,900 भी सर कह रहे हैं कि आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 37,150 से 350 ये आज बैंक निफ्टी में सपोर्ट का काम करेगी। वहीं अपर बैंड अगर आप की बात करें तो 37,925 से 38,075 ये एक अपर रेंज का काम करेगा। लेकिन ऑफ कोर्स आज आने वाली है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, क्या हो सकता है इस पर जी बिजनेस ने एक मेगा एक्सपर्ट पोल कराया है। इस एक्सपर्ट पोल की पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी वरुण दुबे इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए आपकी इस एक्सपर्ट पैनल पोल में क्या कुछ निकल के आया है? देखिए, गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे बड़ा सवाल तो इस बार यही था कि क्या फेड के ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद आरबीआई ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा, और हमारा पहला सवाल भी यही था कि क्या आरबीआई ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा। तो यहाँ सबने एक सुर में कहा है कि नहीं, आरबीआई इस बार रेट्स नहीं बढ़ाने वाला, कोई भी बदलाव आपको रेट्स में नहीं देखने मिलेंगे। जाहिर सी बात है। दूसरा सवाल था कि क्या रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव होगा, तो यहाँ भी सबने एक सुर में कहा कि नहीं, रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है, यानी कि रेट्स में कोई बदलाव इस बार नहीं होगा। अगला सवाल हमारा यह था कि चलिए इस बार नहीं होगा, लेकिन क्या फाइनेंशियल ईयर 23 में रेट्स बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे। तो यहाँ करीब 75% पोल पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी होगी, और 25% का कहना था कि 75 से 100 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी होगी, और कोई भी ये नहीं कह रहा था कि 1% के ऊपर की बढ़ोतरी होगी। हमारा अगला सवाल आरबीआई के स्टैंड को लेकर था कि क्या एकोमोडेटिव स्टैंड अभी भी जारी रहेगा। तो यहाँ 50-50 का मामला था। कुछ कह रहे हैं कि हाँ जारी रहेगा, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, इस बार आरबीआई अपने स्टैंड में बदलाव कर सकता है। वहीं लगातार जो कमोडिटी की कीमतें बढ़ रही है उसको लेके हमने पूछा कि क्या आरबीआई अपने सीपीआई इन्फ्लेशन के ओवरऑल जो अनुमान है उसमें बदलाव करेगा। तो यहाँ 100% लोग, सबका कहना है कि हाँ चिंता है, और आरबीआई शायद सीपीआई इन्फ्लेशन के अपने आंकड़े को, नंबर्स को बदल सकता है। जीडीपी के आंकड़े आपको याद होगा, हाल ही में काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने डाउनग्रेड किया था भारत की जीडीपी को। तो हमारा अगला सवाल यही था कि क्या जीडीपी के आंकड़े में कोई बदलाव होगा। तो यहाँ 50-50 का मामला था। कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं नहीं। आखिरी सवाल हमारा ये था कि आप आरबीआई की पॉलिसी में क्या सुनना चाहेंगे। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि एक तो आरबीआई के रुख पे हमारा नज़र होगी, दूसरी क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं तो फॉरेक्स रिजर्व्स को लेकर आरबीआई का क्या कहना है, ये जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये कुछ बातें हैं जहाँ पे नज़र होगी, लेकिन रेट्स में कोई बदलाव नहीं होना है। बिल्कुल, रेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा। ये तो ऑल अक्रॉस द बोर्ड सब मान के चल रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि महंगाई दर को लेकर अपनी फोरकास्ट, वो अगली फोरकास्ट क्या लेकर आते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड स्टैंस बरकरार रहता है अभी, आगे उस पर भी एक क्लैरिटी मिलना बहुत जरूरी होगा। शुक्रिया वरुण, वो बड़ी पोल हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के ऐलान से ठीक 3 घंटा पहले। और आपको बता दें, जब आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी, जब गवर्नर साहब ऐलान करेंगे, एक एक करके हर एक पॉइंट पर अपने ऐलान करेंगे, तब जी बिजनेस पर आपको बिल्कुल ट्यून इन करना है, क्योंकि हमारे साथ अनिल सिंघवी के साथ होगा एक बड़ा भव्य विशेषज्ञों का पैनल। आपको बता दें, एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा जी होंगे हमारे साथ, ऑयस्टर कैपिटल के अतुल जोशी, आशु मदान जी जेएम फाइनेंशियल के, एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ के मिस्त्री साहब भी हमारे साथ होंगे। सुबह 11:15 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी अश्विनी कुमार तिवारी जी हमारे साथ होंगे, और साथ ही जी बिजनेस पर सुबह 10 बजे फेडरल बैंक के ईडी आशुतोष खजूरिया जी के भी व्यू आपको सुनने को मिलेंगे। चलिए, स्टॉक्स के दम पर आज कहां एक्शन देखने को मिलेगा, इसकी पूरी लिस्ट लेकर मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए आज के लिए ट्रिगर्स क्या है और खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स चलते दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग नेहा। काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली सबसे महत्वपूर्ण आरबीआई की जो क्रेडिट पॉलिसी है वो ऐलान होते हुए दिखेगी। साथ ही रुचि सोया, इसके एफपीओ की अलॉटेड शेयर्स की लिस्टिंग होगी। 6.6 करोड़ शेयर्स, एफपीओ प्राइस जो है 650 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज की तीसरी तिमाही के नंबर आएंगे। जोमैटो
जोमेटो काफ़ी सारे बीएसई इंडाइसेस में इंक्लूड होता हुआ दिखेगा, आरबीएल वहीं एक्सक्लूजन होगा और साथ ही सुप्रीम पेट्रोकेम भी 7 बीएसई इंडाइसेस से एक्सक्लूड होता हुआ नजर आएगा। खबरों के दम पर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, यहाँ पर इनका क्यूआईपी लॉन्च इन्होंने किया है। फ्लोर प्राइस 106 रुपये 38 पैसे प्रति शेयर तय किया गया है और फ्लोर प्राइस पे 5% का डिस्काउंट भी संभव है। 12 अप्रैल को इशू प्राइस पर बोर्ड बैठक होगी। M&M यहाँ पर सैंगयोंग मोटर कंपनी और एडिसन मोटर्स के कंसोर्टियम के बीच होने वाली डील जो है वो टली है। डील के तहत एडिसन मोटर्स सैंगयोंग में करने वाली थी निवेश, तो ये एक अपडेट जो है M&M की तरफ से आ रहा है और कुल डील की जो साइज़ है 1882 करोड़ की थी। शोभा लिमिटेड Q4 अपडेट आता हुआ दिखा है और काफ़ी अच्छा अपडेट आ रहा है नया, जिसमें FY22 में कंपनी ने अब तक की सबसे बेहतरीन बिक्री दर्ज की है। बेंगलुरु, पुणे, गुरुग्राम और गिफ्ट सिटी में अब तक की सबसे बेहतर सेल्स जो है कंपनी करती हुई नजर आई है। आंकड़ों के लिहाज से जो कंपनी की सेल्स वैल्यू है वहाँ पर 7% की बढ़ोतरी हुई है और प्राइस रियलाइजेशन भी करीबन 4.5% बढ़ते हुए दिखे हैं। ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर बुकिंग्स 421 से घटकर 234 यूनिट्स होती हुई नजर आई हैं। एरिया बुक जो है वहाँ पर भी 10.63 लाख स्क्वायर फीट से घटकर 5.24 पर ही आती हुई दिख रही है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स Q4 अपडेट आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर टोटल डिस्बार 718 करोड़ पर आया है। साथ ही कंपनी की जो न्यू बिजनेस डिस्पर्समेंट है वो करीबन 1514 करोड़ पर आया है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जिंदाल स्टेनलेस, इस पर फोकस रखिए, इनकी भी अपडेट आ रही है। Q4 की सेल्स वॉल्यूम 6% बढ़ी है और अंत में 3 बल्क डील्स हैं मेरे पास, जहाँ पर जील आप देखिए यहाँ पर इन्वेस्को करीबन 7.5 करोड़ शेयर बेचे हैं इन्होंने 281.46 पर। वहीं सिगैंटी इंडिया, मॉरिशस और मॉर्गन स्टैनले एशिया ने यहाँ पर खरीदारी की है 99 लाख और 1.01 करोड़ शेयरों की। आरबीएल बैंक इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटेजीज एशिया ने लगभग 34 लाख शेयरों की बिकवाली की है 139 रुपये पर। और अंत में एस्टर डीएम, जहाँ पर इंडियम आईवी मॉरिशस ने करीबन 66 लाख शेयरों की बिकवाली की है 192 रुपये प्रति शेयर। पॉइंट टेकन। चलिए कुशल, शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने ये पूरी लिस्ट हमारे दर्शकों के सामने रखी। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन है, आप IFCI खरीद के चलें। 12 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 14.5 का आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज, एक्साइड खरीदने की सलाह है 170 के टारगेट के लिए, 155 का स्टॉप लॉस लगाएं। सेंट्रम ब्रोकिंग कैनफिन होम्स को खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 669 का स्टॉप लॉस, 685 का टारगेट रहेगा। वहीं आखिर में FSL, यहां पर भी खरीदारी की रिकमेंडेशन है, 142 का टारगेट और स्टॉप लॉस 133 का लगाकर चलना है। चलिए आज के मार्केट में क्या रणनीति आपको अपनाकर चलनी है, एक्सपर्ट्स की किन शेयरों पर पैसे लगाने की सलाह है, इस पर बात करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। बताइए आज आपको कमाई कहाँ होते हुए दिख रही है मार्केट में? गुड मॉर्निंग। देखिए, हमें लगता है कि जो निफ्टी है वहाँ पे जो सपोर्ट्स है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होते जा रहे हैं। कल के दिन में जो सपोर्ट्स थे वो तकरीबन 17,700 17,650 के करीब से थे और आज अगर देखिए तो 650 से लेकर 550 के अंदर वो सपोर्ट्स आ चुके हैं और FI की जो सेलिंग है वो भी थोड़ी सी बढ़ी हुई है। तो हमें लगता है कि शायद मार्केट ऐसा हो सकता है कि एक बार खुलने के बाद और थोड़ा वीक हो जाए, 17,600 के करीब आ जाए, तो वहां पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स बनते हैं, क्योंकि 17,500 ये मुझे लगता है कि आने वाले ये नए सीरीज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और उस सपोर्ट्स के जितने करीब हम आते हैं उतना एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लिया जा सकता है। तो 17,500 17,600 के रेंज में कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाए। 17,800 से लेकर 17,900 के टारगेट हमें लगता है कि इस एक्सपायरी में देखने मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमें यही लगता है कि 37,000 के करीब काफी बढ़िया सपोर्ट है। 37,300 250 के रेंज में इसे भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, ये तो बात हो गई ब्रॉडर मार्केट की, ब्रॉडर इंडाइसेस की। मुझे बताइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको दिख रहा है कहीं आज? बिल्कुल। तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है फाइनेंशियल्स और एनर्जी स्टॉक्स में एक्शन रहेगी और इनमें अगर देखना है तो हमें लगता है कि एक्सिस बैंक ने काफी अच्छा एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बनाया है, इसे लॉन्ग करें। 780 का स्टॉप लॉस रखे, 810 815 के टारगेट नजर आते हैं। और एनर्जी में हमें लगता है कि कोल इंडिया पे फोकस करें, क्योंकि ये स्टॉक एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना रहा है। करंट लेवल से 192 में इसे खरीदे, स्टॉप लॉस रखे 188 का। अगर कुछ लोअर ओपनिंग होती है तो और भी अच्छा है। टारगेट रहेंगे 198 से लेकर 200 रुपए के। वेरी वेल श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमाई की वो रणनीति दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए अब इक्विटी मार्केट के बाद वक्त हो गया कमोडिटी बाजार की रणनीति जानने का। उस पर बात करने के लिए SMC ग्लोबल की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। वंदना, सबसे पहले एनर्जी स्पेस, नेचुरल गैस तो मजबूती लेकर बंद हुई है, लेकिन हमारे मार्केट्स में
7,300 का लेवल नीचे कच्चे तेल ने तोड़ा है। एनर्जी स्पेस में कच्चे तेल में कोई कमाई की रणनीति आज? मुझे लग रहा है कि एनर्जी स्पेस में कल के दिन में बहुत अच्छा एक पुल बैक रैली थी और मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो देखने के लिए कंटिन्यूस मिल सकता है। तो आज के दिन में 100 से 150 रुपए तक का इजाफा होगा, लेकिन आज के दिन में नेहा मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में जिस तरीके का अपसाइड मूव था, तो फ्राइडे है, थोड़ी सी ट्रेडिंग जो है वो वाइंड अप हो सकती है। तो आज के दिन में हो सकता है कि 5 से 10 रुपए तक की जो गिरावट है वो नेचुरल गैस में आता हुआ हम देखें, लेकिन आज ये जो गिरावट है ये इंट्राडे होगी। ओवरऑल मुझे लग रहा है फिर से 480 की तरफ यहाँ पे नेचुरल गैस बढ़ सकता है। ओके, मेटल स्पेस में कहाँ एक्शन आपको दिखाई दे रहा है? कल हमने अधिकतर मेटल्स को कमजोरी लेकर बंद होते हुए देखा, एक निकल को छोड़ दें तो कहाँ आज एक्शन दिखेगा? बेस मेटल्स में वीकली पे देखे नेहा तो कॉपर को छोड़ के सारे नेगेटिव में क्लोज हो रहे थे, लेकिन कॉपर जो था वो साइडवेज टू अपसाइड बायस के साथ ट्रेड कर रहा था। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि कॉपर में भी लेट एक फॉल जो है वो देखने को मिलेगा और 816 के लेवल पे भी अगर हम सेलिंग करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 810 एक काफी बढ़िया सपोर्ट है जहां तक ये कमोडिटी जा सकती है। तो इस लेवल के लिए सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 819 का यहाँ पे टारगेट लेके चलना होगा और मुझे लग रहा है कि कॉपर के साथ साथ हो सकता है कि आज के दिन में हम निकल में भी एक सेलिंग आता हुआ देखते हैं। सोने चांदी में क्या रणनीति होगी? गोल्ड में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर आज के दिन की बात करें, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में एक पॉज आया है 51,850 के करीब भी अगर हम बाइंग करते हैं तो धीरे धीरे ये कमोडिटी एक बार 52,100 के करीब जा सकती है। उसको टारगेट लेके हम बाय कर सकते हैं और जिस स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा वो होगा 51,750 का। ओके, पॉइंट टेकन। थैंक यू सो मच वंदना हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में कहाँ कहाँ मिलेंगे कमाई के मौके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो जान लेते हैं कि किन शेयरों पर FII ब्रोकरेजेस ने क्या FIR दर्ज की है। सबसे पहले हम देख लेते हैं JP मॉर्गन। इनकी रिकमेंडेशन क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर क्या निकल कर आई है। टारगेट 485 का है और इन्होंने अपना जो स्टैंड है, आउटलुक है, ओवरवेट का बरकरार रखा है। JP मॉर्गन एवेन्यू सुपरमार्ट पर इन्होंने अंडरवेट की अपनी आउटलुक बरकरार रखी और टारगेट इस स्टॉक के लिए 3650 का है। जुबिलेंट फूड वर्क्स यहाँ पर न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन किया है, टारगेट थोड़ा घटाया है, पहले 3000 था, अब उसको 2950 किया है। कोलगेट पर इन्होंने अपना आउटलुक न्यूट्रल बरकरार रखा है, टारगेट में थोड़ी कटौती की है 30 रुपए की, 1530 रुपए के आसपास का अब इनका टारगेट है। हैवेल्स पर इनकी रिकमेंडेशन जो है वो ओवरवेट आउटलुक इन्होंने मेंटेन किया है, टारगेट बढ़ाया है, पहले 1270 था, अब उसको बढ़ाकर 1300 किया है। और अंत में मॉर्गन स्टैनली, इनकी रिकमेंडेशन डॉक्टर रेड्डीज पर क्या है वो आपको बताते हैं। टारगेट 5202 का है और इन्होंने इस पर आउटलुक अपना ओवरवेट का बरकरार रखा है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।